हम इस समय पटना में मौजूद हैं। बिहार के चुनाव हैं। राजभवन के ठीक सामने इस समय हम हैं और हमारे दाहिनी तरफ जो सड़क जाती है वहां पर है मुख्यमंत्री निवास। यानी जो समूची लड़ाई है, पूरी लड़ाई है यहां पर कि बिहार का चुनाव जीतकर कौन मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर आसीन होगा, कमोबेश समझ लीजिए यहां पर आकर उसका अंत होना है। लेकिन शुरुआत जो है वो कैसी है, खबरों को खबरदार के लेंस से देखकर हम आपको बताते हैं। क्योंकि बिहार में पहले दौर का जो चुनाव है उसका प्रचार आज थम गया, आज शाम थम गया और इसी के साथ बहुत सारे सवाल खड़े हुए। बिहार की राजनीति में सवालों और संकेतों का नया एपिसोड आ गया। चुनावी चर्चा इस बात पर हो रही है कि बिहार में मोदी के पोस्टर से नीतीश कुमार मिसिंग क्यों है। चुनावी पोस्टर्स की बाहर में क्यों गायब है नीतीश कुमार। रैलियों में नीतीश कुमार खिंचे हुए हैं, झुंझलाए हुए से दिख रहे हैं, क्यों ऐसा। बिहार चुनाव के पहले फेज का प्रचार खत्म होने के बाद इस फेज के समीकरण भी आपको समझने होंगे। आज पूरा वोट गणित आपके सामने हम रखेंगे और इसके साथ ही आज मैं आपको अपने गांव लेकर चलूंगी। मेरा गांव एक तरह का लेंस है जिससे बिहार के चुनावी संग्राम और मुद्दों को आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को एक तिरंगा चैलेंज दिया था। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे से ही महबूबा मुफ्ती का जवाब दे दिया और महबूबा का 370 वाला एजेंडा तिरंगे की शान के सामने ठंडा पड़ गया। आज का दिन वैसे भी कश्मीर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के कागजात पर महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किए थे। इतिहास के लेंस से तिरंगा यात्रा का हम विश्लेषण करेंगे। भारत और अमेरिका की यारी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों पर भारी पड़ने वाली है। भारत और अमेरिका कूटनीति में 2+2 वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री माइक एस्पर कल सुबह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। इस कूटनीतिक समीकरण का विश्लेषण बहुत जरूरी है। और आज की ट्रेंडिंग खबर यह है कि पाकिस्तान में मुश्किलों में घिरे इमरान खान ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए अब इस्लामोफोबिया का सहारा लिया है। उन्होंने इस्लाम के प्रति नफरत को मुद्दा बनाकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है और फेसबुक से इस्लामोफोबिया वाली पोस्ट हटाने की मांग की है। इस चिट्ठी में इमरान ने सोची समझी रणनीति के तहत भारत और फ्रांस को निशाना बनाया है। अब इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और इमरान खान आमने सामने आ गए हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात बिहार चुनाव की करेंगे। बिहार चुनाव में जो चुनाव प्रचार है वो पहले दौर का वो थम चुका है। 71 सीटों पर वोटिंग होगी परसों के दिन 28 तारीख को 71 सीटों पर वोटिंग होगी। हर पार्टी ये चाहती है कि पहले ही दौर में बढ़त बना ले, इतने सीट स्कोरबोर्ड पर डाल दे कि आगे आने वाले 2 दौर में उन्हें दिक्कत न आए। लेकिन इन सब के बीच सवाल खड़ा हो गया नीतीश कुमार के उस चेहरे पर जो नदारद हो गया बीजेपी के पोस्टरों से। यानी कि बीजेपी के पोस्टर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बीजेपी के संकेत दे रहे हैं। जहां पर तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगी है, नारा भारतीय जनता पार्टी में भरोसे का लिखा हुआ है, नीतीश कुमार उसमें नहीं है। विपक्षी जो दल है वो कह रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तो नहीं कि अंदाजा लगा लिया है कि नीतीश कुमार के चेहरे की वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है, इसीलिए उनका चेहरा गायब हो गया हो। ये तंज है जो कसा जा रहा है बीजेपी पर। लेकिन इसे दूसरी तरफ से अगर देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की पहले दौर के लिए, जिसमें वो नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। अब परसों जब वो फिर 3 रैलियों के लिए बिहार आएंगे तो एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ रैली में मंच साझा करेंगे। ये पटना में बीजेपी की चुनावी पोस्टरबाजी है। वोटिंग से पहले जगह जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। इन पोस्टर में कहीं पर आपको नीतीश नहीं दिखेंगे। सवाल है कि इसमें नीतीश कुमार क्यों मिसिंग है। पटना के चप्पे चप्पे पर अगर आप इस समय नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे। कुछ पोस्टर तेजस्वी यादव के भी हैं, लेकिन इन पोस्टर्स में जो सबसे ज्यादा चीज जो लोग नोटिस कर रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर, एनडीए के पोस्टर्स में नदारद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अब एक बात उन्हें भी समझ में आ रही है कि जमीन पर नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है और शायद इसीलिए अब सिर्फ प्रधानमंत्री के कंधों पर ही एनडीए की सारी उम्मीद लगी हुई है और बीजेपी अपने आप को कम से कम पोस्टर्स में नीतीश कुमार से थोड़ा दूर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी ब्रांड है, लेकिन बिहार में बीजेपी तो नीतीश के चेहरे पर लड़ रही है। तो क्या अब बीजेपी को नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं?
या फिर नीतीश कुमार से बीजेपी इस वक्त कुछ दूरी बना रही है? इसलिए इन पोस्टर से विपक्ष नए चुनावी मायने निकाल रहा है। ये शुरुआत है, अभी पोस्टर से गायब हुए हैं, आगे आगे देखिए कहां से गायब होते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी में नीतीश कुमार का पोस्टर फोटो अपने उससे गायब कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से शायद वो ना उनकी सीटें न कम हो जाए या उन्हें हार जाए। लेकिन इम्पैक्ट पूरा था, जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पे जो है राजग गठबंधन को, एनडीए को, ये बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को बुरी तरह हराना है। बीजेपी के पोस्टर में गठबंधन के दूसरे दलों की चुनाव चिन्ह है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर न होना कोरोना काल के चुनाव में इसे चुनावी डिस्टेंसिंग ही कहेंगे। बीजेपी अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। बिहार में दूसरे दौर के प्रचार में पीएम बुधवार को पहुंचने वाले हैं, लेकिन 3 दिन पहले ही चुपचाप नीतीश को पोस्टर से आउट कर दिया। ये तब हुआ है जब कुछ दिन पहले खुद पीएम मोदी नीतीश के नाम पर वोट मांग रहे थे। श्रीमान नीतीश जी की अगुवाई में यहां बेहतर तालमेल वाली, तेजी से काम करने वाली सरकार बने, इसके लिए आपको मतदान जरूर करना है। तो फिर अचानक नीतीश कुमार से बीजेपी किनारा क्यों करने लगी है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ किसी नाराजगी का बीजेपी को डर है? बीजेपी के केंद्र में साथी चिराग जिस तरह से नीतीश पर हमले कर रहे हैं, वो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। कई आशंकाएं पहले ही उठ चुकी हैं। बिहार में एक नए मोर्चे को बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ अंदर का डील भी है और उस डील में नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं। नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यह बात तय है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तय कर लिया है और दिख भी रहा है। जेडीयू के खिलाफ बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, लोजपा के माध्यम से और अलग तरीका से भी। कोशिश यही है कि नीतीश कुमार जी को कम सीट आए। नीतीश कुमार जी भी अब जिस तरह से बंध गए हैं, उस डील को मंजूर कर लिया है। चुनाव के बाद नीतीश जी दिल्ली में कोई जगह पाएंगे और बिहार में आरजेडी और बीजेपी के लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। आरजेडी मैं बिल्कुल हम कह रहे हैं और पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव किस आधार पे सभी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि 9 तारीख को लालू जी का बिल हो जाएगा। ऐसे दावों पर यकीन करना मुश्किल है और ऐसे दावों के पीछे सबका अपना गणित होता है, लेकिन होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी अब भी इन संकेतों को खारिज कर रही है कि नीतीश कुमार से उसकी कोई दूरी है। कोई डैमेज ना हो इसलिए बीजेपी किसी भी विवाद पर तुरंत सफाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज कहा कि कुछ लोग चुनाव में साजिश करते हैं और वो चाहते हैं कि एनडीए में सेंध लग जाए। सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ अंकित त्यागी, पटना आज तक। तो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ये जो 71 सीटें हैं उनका समीकरण क्या रहा है, उनका भी विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है और हम ग्राफिक्स की नजर से आपको इन सारी 71 सीटों की जानकारी देते हैं। दो 2015 के चुनाव में जेडीयू और आरजेडी साथ थे। महागठबंधन ने 71 में से 54 सीटें जीती थीं। 2010 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ थे, उनके गठबंधन ने 71 में से 61 सीटें जीती थीं। यानी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी में जब भी 2 पार्टियां साथ आती हैं, इन सीटों को स्वीप करती हैं। जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर साथ हैं, तो ये ट्रेंड एनडीए गठबंधन के फेवर में जाता है। इसीलिए इस ट्रेंड को देखकर पहले फेज में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए कठिन टेस्ट है। आरजेडी पिछली बार पहले फेज की 29 सीटों पर लड़ी थी, 27 सीटें जीती थी। आरजेडी के लिए चैलेंज ये है कि वो जेडीयू के बिना इस परफॉर्मेंस को रिपीट करे। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस पिछली बार 13 सीटों पर लड़ी थी, इनमें 8 जीते थी। कांग्रेस इस बार पहले फेज की 71 सीटों में 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के सामने भी इसी तरह का बड़ा टेस्ट है। खासतौर पर बीजेपी के सामने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने का चैलेंज है, क्योंकि इस फेज में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटें उतनी नहीं मिली थी। 2015 में बीजेपी 71 में से 40 सीटों पर लड़ी थी, इनमें 13 सीटें ही जीती थी। इस बार बीजेपी 29 सीटों पर लड़ रही है। जेडीयू पिछली बार 29 सीटों पर लड़ी थी और इनमें 18 सीटें जीती थी। इस बार जेडीयू 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के सामने चैलेंज ये भी है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को कैसे बेहतर करे और जेडीयू को पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर कैसे करे।
और इसमें उसके लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा हो जा रहा है एलजेपी की शक्ल में, और ये एक पहेली है जो किसी से सुलझ नहीं रही है। बहरहाल एक दूसरी पहेली है जो किसी से नहीं सुलझ रही, वो पहेली है नीतीश कुमार के गुस्से की। नीतीश कुमार को आजकल इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? रैली में अगर कोई भी उनके विरोध में एक बात बोल देता है तो नीतीश कुमार बिफर पड़ते हैं और वहीं पर उनकी झल्लाहट नजर आती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, देखिए जरा ये रिपोर्ट। वो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे, जान लो। यहाँ पर और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो, यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है, मत दो। तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो, यहाँ हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना। 3 दिन से नीतीश कुमार तमतमाए हैं। हर रैली में उनका टेम्पर हाई दिख रहा है। प्रचार में बार बार उन्हें गुस्सा आ रहा है। ऐसे गुस्से में वो पहली बार दिख रहे हैं। 3 दिन पहले सारण की रैली में ये दिखा। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है, मत दो। बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना। नीतीश कुमार सारण में इसलिए भड़के क्योंकि उनके सामने लालू के नारे लगे। नीतीश ने इसी बात पर मंच से खूब सुनाया, वोट न देने की बात कह दी। लेकिन यही अगले दिन बेगूसराय में भी हो गया। तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो, यहाँ हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना। बेगूसराय में नीतीश के सामने तेजस्वी के नारे लगे। नारे लगाने वालों को नीतीश ने मंच से हड़का दिया। लेकिन ऐसा ही विरोध कई और जगहों पर भी हुआ। वो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे, कि अगर कुछ थोड़ा आप भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो। यहाँ पर और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो, क्या हाल था अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो। चुनावी सभा में विरोधियों के लिए नारे, हो हल्ला और हुड़दंग, ये नीतीश कुमार को ही क्या किसी नेता को पसंद नहीं आएगा। लेकिन तुरंत जवाब देने से नीतीश खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बार के चुनाव में वो चौतरफा घिरे हैं। मौका पाने साल ना मौका मिले के चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल क्या करी? अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुँह पे मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहाँ वही रहो। अरे नीतीश कुमार जी रोजगार दे देते तो बिहार में रहता। बिल्कुल कार्रवाई होगी, जांच होगी, और जांच में जो भी दोषी होगा, और इस बात को मैंने स्पष्ट तौर से कहा है, क्यों मुख्यमंत्री है इसलिए उनको जेल नहीं हो सकती, ये धारणा बनी हुई है। भाई किसी को भी जो भी दोषी है उसको जेल होगी, छोटे से छोटा अधिकारी होगा। यही इन लोगों की सोच है ना कि भाई बड़े आदमियों को कभी हाथ नहीं लग सकता, बड़े आदमी को कभी जेल नहीं हो सकती, सिर्फ छोटी मछलियां जो हैं बस उन्हीं को ही फांसा जाए, उन्हीं को ही फंसाया जाए। इसकी जांच होगी, इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और अगर मुख्यमंत्री भी अगर इसमें दोषी पाएगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि यह संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आपकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है और आपको पता ही नहीं इसके बारे में। वैसे ही जैसे शराबबंदी के बारे में आपको नहीं पता कि भैया फ्री होम डिलीवरी चल रही है हर एक जगह। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो नीतीश पर तीखे हमले कर रहे हैं, नीतीश को अब मौका न देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं जो नीतीश के खिलाफ बोलने में कसर नहीं छोड़ रहे, नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की बात कर रहे हैं। बिहार में नीतीश के खिलाफ उनके विरोधियों ने माहौल बनाया है।
नीतीश कुमार के लिए इस माहौल से ही पार पाना बड़ा चैलेंज है। हमको अपने प्रचार से मतलब नहीं है, हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें इस तरह से नीतीश कुमार घिरे हैं। बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उनके विरोधी कठिन सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश के लिए राहत यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं। मैं जहां गया जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। पहले नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में बीजेपी की नैया पार होती थी। इस बार ऐसा दिखता है कि नीतीश बीजेपी और पीएम मोदी के भरोसे हैं। आज तक ब्यूरो। राजनीति की बातें राजनीतिक रहती हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रदेश को आपको समझना है तो कहते हैं कि उसके गांव जाकर देखिए कि गांव के हालात क्या हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गांव से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार करूं, आपको दिखाऊं कि क्या वहां पर बदला है कुछ। ये जिला तो वैशाली है, लेकिन सीट है महुआ, जो कि हाजीपुर के लोकसभा में पड़ती है। यहां पर तेज प्रताप यहां के सिटिंग एमएलए हैं। अब वो अपना सीट बदल चुके हैं। देखिए मेरे गांव निजमा का हाल। बिहार की व्यवस्था और हालात को समझते हुए आज मैं आपको लेकर चल रही हूं अपने गांव की तरफ। जिला है वैशाली, लेकिन अगर हम सीट के हिसाब से देखें, लोकसभा सीट के हिसाब से, तो हाजीपुर के अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा सीट है। महुआ का इलाका और गांव का नाम निजमा। गांव घर के आंगन की जो बात होती है उसमें जो अपनापन होता है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो जाता है तो फिर उसे भी समझना जरूरी हो जाता है। चाची, इंडा था यहाँ पे, कुआं कहाँ गया? भरा गया। कब से भरा दिया? करीब हो गया 4-5 साल। और नल में अब हम देख रहे थे कि पानी आ रहा है घर में। कब से नल कब से घर में लग गया है? करीब 2-3 साल से। 2-3 साल से मतलब, और पानी आ रहा है उसमें? हाँ हाँ पानी आ रहा है। हाँ, कंटिन्यू। बिजली कितना आ रहा है? बिजली बहुत आ रहा है। हाँ ठीक। 24 आवर आ रहा है। 24 आवर बिजली आती है। पहले भी हमको बचपन में याद है, क्योंकि पापा भी पढ़े थे, तो मीडियम स्कूल से मध्य स्कूल जो है उसके आगे बढ़ा है कुछ? बढ़ा तो है। हाँ, उसका मैट्रिक तक कर दिया गया। जी। नौकरी करने का सोचिए, क्या बनना है? जी नौकरी करने का सोच रहे हैं। सोचे हैं, लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा सबको तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा। कहाँ से पढ़ी है? मेरा इग्नू से है। इग्नू से है, ओपन यूनिवर्सिटी से। की अब क्या कर रही है? अब अभी तो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है। तैयारी। तुम्हारा? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। क्या करना है आगे? टीचर बनना है। टीचर बनना है, किस सब्जेक्ट का? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का सोच रही है। मेरा 12th हो गया। 12th हो गया है? जी। अब क्या करना है उसके बाद? अभी तो बीए करेंगे उसके बाद। तुम किस क्लास में हो? मैं तो 7th में हूँ। 7th में हो। तुम क्या करोगी? यूपीएससी का करूँगी। अच्छा, तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है? हाँ हाँ। पानी की दिक्कत यहाँ पर कभी रही नहीं, क्योंकि जमीन के नीचे पानी मिल जाता है, लेकिन सिंचाई के लिए क्या ये पर्याप्त है? सिंचाई के लिए यहाँ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल में नहर होना चाहिए था, जिससे हम लोग को आसानी से पानी मिल जाता, लेकिन यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं है। ये सब बोला जाता है, कभी कोई बोला तो कई एक बार गया है, लेकिन कोई सुने तब ना। फिर भी है, यहाँ कुछ दूर में है एक बोर्डिंग है, प्राइवेट की निजी है, उसी से हम लोग लेते हैं उसका, लेकिन फेयर लेता है, पैसा लेता है। अच्छा। है ना, और वही है। तो उसके अलावा ये बताओ कि सब तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो यहाँ पे, है ना, तो स्कूल जो चल रहा है यहाँ पे वो ठीक है, बढ़िया है पढ़ाई उसमें? ठीक नहीं है। नहीं है। यहाँ पे और क्या बन रहा है उधर? मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलने को है। कितना दूर? ये हमारे यहाँ से लगभग 5 मिनट के फासले पे है। होना क्या चाहिए और क्या? अगर इस बार जैसे गांव के हिसाब से अगर वोट देने जाइएगा
तो क्या सोच के कि क्या किस चीज पर देना है, किस बात पे? रोजगार पे, विकास पे। हाँ, जो मतलब गांव में ही रोजगार चाहिए। गांव में कम से कम अगल बगल में होना चाहिए, कम 10-20 किलोमीटर के रेंज में, जो यहाँ का आदमी कहीं बाहर नहीं जाए काम के सिलसिले में। क्या चाहिए इस बार? बस रोजगार तो बहुत जरूरी है, नीड है, और जितने भी युवा हैं सब बाहर ही जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की तरक्की को अगर समझना है या ये समझना है कि कहीं काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके एकल गांव में अगर आप जाएं तो आपको बहुत हद तक संकेत मिल सकते हैं। मेरे इस गांव से जो संकेत आपको मिले वो इस इलाके के बारे में आपको काफी कुछ समझा सकते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, निजमा गांव, महुआ, बिहार। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास की तारीख में, क्योंकि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे जिसके कारण भारत एक होकर खड़ा हुआ और पाकिस्तान के कबायलियों को वहां से खदेड़ने में एकजुट होकर तैयार हो गया। लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर हम देखते हैं वो महबूबा मुफ्ती जैसी एक नेता की चैलेंज की होती है, जो कहती है कि तिरंगा नहीं उठाएंगी। आज उसका जवाब भरपूर मिला जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू से लेकर श्रीनगर तक तिरंगे का एक मोर्चा सा निकाला और जो पीडीपी का दफ्तर था वहां पर भी तिरंगा लहरा दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! देश को ये धमकी देते हैं कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लगेगा, उनके झंडे के ऊपर लगेगा, और लगाया है। पीडीपी के दफ्तर पर शान से तिरंगा फहराया जा रहा है। अलगाववाद की मुट्ठी बांधकर तिरंगा चैलेंज देने वाली महबूबा मुफ्ती के अरमानों पर ये एक तमाचा है। ये उस आक्रोश का सबूत है जो महबूबा के देश विरोधी बयान के बाद फूट पड़ा है। जिस तिरंगे ने महबूबा मुफ्ती को सब कुछ दिया, जिस तिरंगे के नीचे महबूबा की पार्टी का झंडा सुरक्षित रहा, पला बढ़ा, जिस तिरंगे ने उन्हें जमीन से उठाकर सत्ता के तख्त पर बिठा दिया, जिस तिरंगे के नीचे महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी, जब उन्होंने शपथ ली थी तब भी ये तिरंगा ही साक्षी था। उसी झंडे को थामने से इनकार करना एहसान फरामोशी और राजनीतिक खुदगर्जी का बेमिसाल सबूत है। एक बार फिर से सुनिए महबूबा की वो चुनौती जिसमें तिरंगे का अपमान नहीं थे। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। अनुच्छेद 370 के खत्म होने की खुन्नस यहाँ तक पहुँच गई थी और आज इसी खीज और बेचैनी के लिए महबूबा को अनलिमिटेड नफरत मिल रही है। जम्मू में उनके दफ्तर पर तिरंगा लहरा दिया गया, महबूबा की तस्वीर पर पेंट फेंका गया। संदेश ये था कि हिंदुस्तान अब तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर ने बहुत धमकियां उनकी सुन ली, अब नहीं सुनने के मूड में इस देश को ये धमकी देते हैं कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लगेगा, उनके झंडे के ऊपर लगेगा, और लगाया है। आप इस देश के संविधान को चैलेंज करेंगे, आप इस देश के झंडे को चैलेंज करेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। कश्मीर का वर्तमान ये है कि 370 का द एंड हो चुका है और उसकी वापसी नहीं होगी। लेकिन ये सच महबूबा मुफ्ती के गले से नीचे नहीं उतर रहा। देश तिरंगे का अपमान सहने के मूड में नहीं है और बीजेपी ने इसी मूड को भांपते हुए जम्मू और कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर थे, बाइक रैली निकाली गई। तस्वीरों में आपको अपार राजनीतिक संभावनाएं नजर आएंगी। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो और अलगाववादी हो, इनकी राजनीति का 370-35 से जाने से समाप्ति हो चुकी है। वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने की प्रयास कर रही है। 26 अक्टूबर को औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर आजाद भारत का हिस्सा बना था। आज के दिन ही महाराजा हरि सिंह ने दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में बीजेपी ने विलय दिवस मनाया। तिरंगे झंडे के साथ कार्यक्रम हुआ। भारत माता की भारत माता की। आज करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को ये जवाब दिया है तिरंगे झंडे हाथ में लेकर कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा उठाया जाएगा और कोई नहीं। भारत माता की
सिर्फ जम्मू ही नहीं, श्रीनगर भी तिरंगे वाले मूड में था। श्रीनगर के टैगोर हॉल से SKIC कॉम्प्लेक्स तक करीब 6 किलोमीटर तक ये यात्रा निकाली गई थी। माता की जय। मुफ्ती साहिबा, हमारे हाथ मजबूत है, देखो तिरंगा कितने लोगों ने उठाया है। हजारों की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हुए और यहाँ के युवा चाहते हैं कि अपने देश के साथ और उनकी आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार है। आज जो भी ताकतें ऐसा बोलती है कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, उनको यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। हालांकि सोमवार सुबह कुपवाड़ा से आए 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो लाल चौक के क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराने के लिए बढ़ रहे थे। पहली बार एक्सेशन डे जो जम्मू कश्मीर का विलय देश के साथ हुआ था 1947 में, आज ही के दिन को उसको तिरंगे यात्रा की तौर पर मना रहे हैं। और साथ ही संदेश है भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने ये साफ किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं होगी तब तक वो जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के जरिए संदेश दिया कि कश्मीर में भी बाकी देश की तरह सिर्फ एक विधान है, एक निशान है। जो घर में बैठेगा उसको अब तिरंगे के साथ क्या करना है? तिरंगा दिल में है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हमारे लिए हमारी शान और आन बान हर एक हिंदुस्तानी के लिए तिरंगा है। सिर्फ विरोधी ही नहीं, महबूबा मुफ्ती की अपनी पार्टी के नेता भी उन्हें देश प्रेम का ज्ञान और राजनीतिक झटके दे रहे हैं। PDP के 3 नेताओं ने आज पार्टी छोड़ दी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। राजनीति करनी है करिए, लेकिन हिंदुस्तान तिरंगा इसकी प्रतिष्ठा पर किसी तरीके से आंच नहीं आ सकती। ऐसी राजनीति जो हिंदुस्तान के काम ना आ सके, वो राजनीति करके क्या फायदा। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ब्रांड ऑफ राजनीति ही शायद बहुत अलग है। बहरहाल इस बीच पाकिस्तान और चीन इस समय बहुत सकपकाए, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह का सहयोग, जिस तरह की साझेदारी सामने आ रही है, वो उन्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रही है, उन्हें खबरदार कर रही है। 2+2 जो कूटनीति है, उसके तहत विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका के भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि माइक पॉम्पियो और मार्क एस्पर मुलाकात कर रहे हैं राजनाथ सिंह और साथ में एस जयशंकर से। अब इससे पहले राजनाथ सिंह जी की मुलाकात हो चुकी है अपने काउंटर पार्ट से, और उसमें कुछ चीजों पर, भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर बात बनी है। अब इसी में जो बेका है, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, उस पर कल दस्तखत होने हैं, कल हस्ताक्षर उस पर होने हैं। इसका पूर्वानुमान क्या है? दोनों देशों के रिश्तों के हिसाब से पूर्वानुमान क्या है, वो देखिए। 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है, लेकिन भारत के साथ अमेरिकी रिश्ते की डोर इतनी मजबूत है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर तीसरे 2+2 बातचीत के लिए भारत आए हैं। "2+2 फ्रेमवर्क के तहत डायलॉग्स मंगलवार को होंगे, लेकिन उससे पहले ही पॉम्पियो की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। सोमवार शाम को पॉम्पियो और जयशंकर मिले। इससे पहले दोपहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से मुलाकात की। रक्षा मंत्रियों की बैठक में CDS जनरल बिपिन रावत के साथ साथ भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों की भी मौजूदगी थी। कोरोना काल में हुई इस मुलाकात में हाथ नहीं मिले, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते में दिल मिला हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग वाली इस नई अभिवादन शैली से आप बखूबी समझ सकते हैं। 2+2 फ्रेमवर्क के तहत न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को पहले से और मजबूत करना है, बल्कि इंडो पैसिफिक कूटनीति के लिहाज से ये काफी अहम है। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की 2+2 बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, रक्षा सूचना को साझा करने पर सहयोग, सेनाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और रक्षा सौदों पर करार होने की गुंजाइश है। दोनों पक्ष लंबे समय से अटके बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर सहमति बना लेंगे। इस सहमति के तहत भारत को अमेरिका से भूस्थानिक सूचनाएं मिल सकेंगी, जिसका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशंस में काफी मददगार साबित होगा। किसी भी किस्म का ऑफेंसिव लॉन्च करना है या टारगेट हिट करने हैं, तो बिल्कुल सटीक स्पेसिफिक लोकेशंस भारतीय सेनाओं के पास होंगी। अगर किसी किस्म का खतरा होगा किसी जहाज से, उसके बारे में भी रियल टाइम में जानकारी समय पे आ सकेगी।
इसलिए माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सेनाओं के स्तर पर ये बहुत ही बड़ा एक अग्रीमेंट होगा अगर ये कल साइन हो जाए तो। 2+2 फ्रेमवर्क के तहत बातचीत को अमेरिका इंडो पैसिफिक कूटनीति के लिहाज से कितनी अहमियत दे रहा है, इसे माइक पॉम्पियो के बयान से समझा जा सकता है। भारत की यात्रा पर निकलने से पहले पॉम्पियो ने ट्वीट किया, भारत श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया की यात्रा के लिए तैयार हो। स्वतंत्र, मजबूत और समृद्ध देशों वाला इंडो पैसिफिक हो। इस साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सहयोगियों के साथ मुलाकात के अवसर पर शुक्रगुजार हो। इंडो पैसिफिक वाली ये कूटनीतिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिकी विदेश विभाग इसे लेकर आक्रामक तरीके से अपनी बात पिछले हफ्ते ही कह चुका है। सेक्रेटरी ने ये भी कहा कि वो ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी बहुत सारे बातचीत के दौरान एक आक्रामक कम्युनिस्ट चीनी पार्टी का मुकाबला करने के प्रोग्राम बनाएंगे। मंगलवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 2+2 वार्ता के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 फ्रेमवर्क वाली बातचीत सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पहले हो चुकी है। गीता मोहन के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि चौथी बार वहां के विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री आ रहे हैं भारत। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी का। दरअसल खबर की पूरी पिक्चर को भी देखना जरूरी है। ये जो 2+2 डायलॉग है भारत और अमेरिका के बीच, उस लिहाज से इस वार्ता के जरिए चीन के विस्तारवादी रवैये के खिलाफ साझा काउंटर रणनीति बनाना लक्ष्य है। चीन का भारत के साथ लद्दाख में तनाव चल रहा है। चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के खिलाफ भारत अमेरिका 2+2 वार्ता से पहले इसी महीने की 6 तारीख को टोक्यो में क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी मिले थे। 6 अक्टूबर की यह मुलाकात साझा तौर पर चीन की चालों का जवाब देने के लिहाज से अहम थी। अब 2+2 फ्रेमवर्क के तहत बातचीत के जरिए भारत क्षेत्रीय और ग्लोबल शक्ति के रूप में उभरे। अमेरिका इसकी पहल कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का शक्तिशाली होना क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम है। इससे चीन की पावर भी बैलेंस हो जाएगी। 2+2 बातचीत भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करती है। सूचनाओं को साझा करने वाली बेका जैसी सहमतियां इसे और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।